तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए रहेगा, जैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और ठीक है अभी, ओके। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग यूनिट देख लेते हैं स्टूडेंट। अगर यूनिट का बात करेंगे तो ऊपर का यूनिट तो मीटर पर सेकंड है, नीचे में सेकंड है, तो यूनिट क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि आप इस इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं? और जैसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए तो यहाँ पे एक चीज़ आपको इस टाइप का चीज़ याद आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, तो क्या यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर इट इज़ काइंड ऑफ, ये हो गया समथिंग लाइक दिस लैम्डा, एक कुछ हो गया हम लोग का बी, और एक कुछ हो गया सी। इसका मतलब है कि एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, हाँ या ना? तो नीचे लिखिए एक लाइन, फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी is in the direction of, sorry, direction of average acceleration is in the direction of change in velocity vector. Direction of average acceleration, yes मैं फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ही तो है, करेक्ट? इसका मतलब ए का डायरेक्शन, एवरेज एक्सलरेशन का डायरेक्शन स्टूडेंट ए एंड डेल्टा वी दोनों का डिफरेंट डायरेक्शन रहेगा या सेम डायरेक्शन रहेगा? having the same direction. और पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर मैं बोल दिया कि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब डैम से दोनों वेक्टर का कौन सा क्वांटिटी सेम रहेगा? दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर फिर सेम होगा, नहीं? किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होने के लिए, मैं कहीं पे एक लाइन लिखवाया हूं, किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होने के लिए क्या सेम होना चाहिए? उन दोनों वेक्टर का इंडिविजुअल यूनिट वेक्टर डैम सी और सेम होगा, करेक्ट? अब नेक्स्ट, एवरेज एक्सप्रेशन के लिए क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 और डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई व्हाट, T2 माइनस T1, ओके स्टूडेंट? और V2 किस टाइम पे, T2 पे, और V1 किस टाइम पे, T1 पे। अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहेगा कि कोई आपसे पूछेगा कि एवरेज एक्सेशन में जो हम लोग V2 माइनस V1 लिखते हैं, वो V2 और V1 क्या एवरेज वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? वेरी गुड, ए V2 किसी एक टाइम T2 का वेलोसिटी है, नहीं? इसका मतलब V1 एंड V2 आर वेलोसिटी एट टाइम T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली, और किसी एक एक टाइम का अलग अलग वेलोसिटी बता रहे हैं, मतलब डैम जीरो में एवरेज बात कर रहा हूं, सॉरी इंस्टेंटेनियस बात कर रहा हूं।
चलिए यहां तक हो गया। V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी और V2 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम ऐसे हम लोग लिख सकते हैं Vxi प्लस Vyj प्लस Vz के, वैसे V2xi प्लस V2yj प्लस V2z के माइनस V1xi V1yj अब प्लस V1z के, यहाँ तक आइए, और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। चलिए तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां पे एनीवन जो न्यू स्टूडेंट है, नाम बताइए तो। हाँ, तो जो न्यू स्टूडेंट वो आराम से सिर्फ अभी देखते रहिए। ये जो हम लोग इन लोग को बोलते हैं ना कि एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये सारा स्टोरी कहाँ का है, वेक्टर का है, ठीक है। इसलिए आप बस ज्वाइन कीजिए, देखिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, और वेक्टर तो पढ़ाना शुरू कर ही दिए हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बस नोट करते जाइए, आपको बिल्कुल यहां तक मेकअप करके लाऊंगा तब छोड़ूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ये बाद में पढ़ाइएगा, नहीं, बिल्कुल पढ़ा दूंगा, करेक्ट। चलिए तो अब I को I के साथ करेंगे स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे V2x माइनस V1x I प्लस V2y माइनस V1y j अब प्लस V2z माइनस V1z के और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब एवरेज एक्सेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, डेल्टा Vx बाई डेल्टा टी I प्लस डेल्टा Vy बाई डेल्टा टी j प्लस डेल्टा Vz बाई डेल्टा टी के। तो इस एवरेज एक्सेशन का x कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट, तो किसको छोड़कर बाकी को बोलते हैं x कंपोनेंट, I को छोड़कर, तो क्या इसको बोल सकते हैं डेल्टा Vx बाई डेल्टा टी, और इसको क्या बोलेंगे डेल्टा V बाई डेल्टा टी, और इसे क्या बोलेंगे डेल्टा Vz बाई डेल्टा टी। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं था, आप एक सिस्टमेटिक वे में लिखिएगा, बॉक्स में कर दीजिए। चलिए अब ध्यान से देखिए तो स्टूडेंट, ऐसा ही कुछ आपको मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए पढ़ाया हूं। यहां पे आकर अगर एक पॉइंट कर कंक्लूड करना हो तो क्या बोल सकते हैं बताइए,
लेट अस सपोज, मान लीजिए कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट टाइम के साथ कांस्टेंट है। लेट अस सपोज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट विद टाइम, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट विद टाइम। यहां पे ऐसा समझिए, इफ वी एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट, अगर वी एक्स कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंज क्या होता है, जीरो। तो अगर वी एक्स कांस्टेंट है तो ए वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। याद है, ऐसा ही एक स्टेटमेंट में एवरेज वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी के लिए दिया हूं। यस, इसका मतलब आज के बाद अगर मेरे पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब अगर कुछ आगे पीछे नहीं लगाते मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज एक्सेलेरेशन के लिए कोई आपसे पूछेगा एवरेज एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी का कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए, एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस। यस, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखकर वहाँ पे जैसे ही वेलोसिटी वेक्टर का एक्सप्रेशन आपके सामने है और वहाँ से देखकर तो आप बता ही सकते हैं कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, जिसमें टाइम नहीं रहेगा और टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। यस, इसका मतलब आज के बाद वेलोसिटी वेक्टर का जो भी कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, corresponding to that component of acceleration vector must be equal to what, जीरो। लिखिए एक लाइन, if any component of velocity vector is constant with time, then corresponding to that component component of acceleration vector must be equal to zero। component of acceleration vector must be equal to, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, if any component of velocity vector is constant with time, यहां तक लिख लिया स्टूडेंट। then corresponding to that component component of acceleration vector must be equal to zero। ठीक है, एग्जाम्पल यहां देखिए, मान लेते हैं कि मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, करेक्ट। पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अब बताइए कि मेरा वेलोसिटी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट टाइम के साथ कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ देखकर, यहाँ देखकर ही बोले, यहाँ देखकर ही, जैसे हम लोग आगे चल के इसमें पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी बोल दिया कांस्टेंट, ध्यान सुनिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड अलग बात है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलग बात है। वेलोसिटी बोलते हैं तो डायरेक्शन भी आता है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिए तब तो आप बोलिएगा सर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब उसका हर कंपोनेंट कांस्टेंट हो गया। और अगर हर कंपोनेंट कांस्टेंट हो गया तो हर कंपोनेंट, इसका मतलब एक्सेलेरेशन का भी हर कंपोनेंट जीरो रहेगा, इसका मतलब एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, इसलिए पहले वन बाई वन आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखकर ही आप नहीं बोल देंगे सॉल्व करने से पहले कि सर ए बाई तो जीरो आने वाला ही है, करेक्ट। फिर भी हम लोग निकाल के देखते हैं, फाइंड आउट एवरेज एक्सेलेरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। फर्स्ट
ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब एवरेज एक्सेलेरेशन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। v2 किस टाइम का, t2 का, और v1 किस टाइम का, t1 का। v2 कितना आया स्टूडेंट, v2 निकालने के लिए हम लोग इसमें टाइम इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, 4i प्लस 4j और प्लस कितना 4k। अब v1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4j। इसका मतलब है कि एवरेज एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, एवरेज एक्सेलेरेशन इक्वल टू निकालिएगा तो 4i प्लस 4j प्लस 4k और माइनस 4j और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। देख लीजिए कितना आया, 2i प्लस 2k। यस, तो बोलिए इसका x कंपोनेंट कितना सर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। y कंपोनेंट कितना 0 और z कंपोनेंट कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि नाम ही है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का मतलब फिजिक्स का एक तरीका होता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम बनेगा। इसलिए सबसे पहले एक एक बात पे हम लोग रुक कर कॉन्सेप्ट प्ले करेंगे, और ऐसा होना चाहिए विजुअलाइजेशन कि पहले से ही इंट्यूशन रहे, अच्छा ऐसे बढ़ना है। तो अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला माइंड में घूम गया, ओके ए वाई तो 0 आने वाला है, क्योंकि कंक्लूड किए हुए हैं, थ्योरी पढ़ने के टाइम पे हम लोग रुक रहे हैं, करेक्ट। अब प्लस मैं आपकी जगह पर आता तो एवरेज लिख लेता कि एवरेज एक्सप्रेशन निकालने के लिए मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन चाहिए। किसका चाहिए एक्सप्रेशन, एवरेज वेलोसिटी का या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। चलिए, और एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस कितना लिखिएगा बोलिए तो यही लिखते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर कार्टेशियन सिस्टम में। और a तो 0 है और x कितना था 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए हो गया। एक और प्रॉब्लम बनाइए। फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। चलो सॉल्व करेंगे। टू टी स्क्वायर टी 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 क्यू बोलिए। टाइम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, कितना सेकेंड लिखते भी रहिएगा, जब बोलेंगे तो सुनते भी रहिएगा, नहीं। t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में। सब लोग सॉल्व कीजिए।
गलत करती है। चलिए आप भी जो बोले हैं गलत है। ट्वेल्व वाई प्लस, एक बात से तो सही लग रहा है कि जेड कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, वो मुझे यहाँ से ही समझ में आ गया है। आप अपना मिस्टेक पकड़ना है। एक मिनट, जो निकाले हैं, मैं अपने नेफ्यू को बोल रहा हूँ, बगल में बैठा हुआ इसलिए माइंड मत कीजिएगा। वो एवरेज वेलोसिटी निकाल दिए हो। R2 माइनस R1 पूछा क्या क्या था। एक और स्टूडेंट साथ में किए हैं काम, जिनका 39 आया था। मैं पूछा हूँ आपसे एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन। तो मैंने वेलोसिटी का आपको एक्सप्रेशन, एक मिनट लेट मी फिनिश, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया क्या? डिस्प्लेसमेंट का नहीं दिया है भाई, पोजीशन वेक्टर का दिया है। कहाँ डिस्प्लेसमेंट का दिया है? तो पोजीशन वेक्टर से हम लोग वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे तो आ सकते हैं। इसलिए अभी एग्जाम में क्या ऑल द टाइम आपसे ये तो नहीं ना बोला जाएगा कि देखिए मैं तो पोजीशन वेक्टर दिया हूं, अब आप वेलोसिटी वेक्टर निकालिए, फिर ये काम कीजिएगा। क्वेश्चन ये हो गया, अब आपको समझना है, एक बार पढ़ा दिया गया तो करेक्ट। दैट्स वाई सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग को क्या करना चाहिए था, हम लोग को यस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहिए था, dr/dt। मैं चाह रहा था कि एक ही क्वेश्चन में आपसे एक काम भी करवा लें, इसलिए सबसे बढ़िया क्या है, देखिए सबसे बढ़िया क्या रहा कि मैंने पोजीशन वेक्टर दिया। और यकीन कीजिए पोजीशन वेक्टर जिस टाइम पे दे रहा था तो मैं उसी टाइम पे दिमाग लगा रहा था कि क्या यहाँ पे दें कि जेड कंपोनेंट एक्सेशन का जीरो हो जाए। तो मुझे लगा कि यहाँ पे अगर लीनियर देंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट ही नजर आएगा 3। दैट्स व्हाई dr वेलोसिटी वेक्टर, तो dr/dt, और dr/dt करते हैं तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलता है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज एक्सेशन के लिए हम लोग को वेलोसिटी का कौन सा एक्सप्रेशन का रिक्वायरमेंट था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन का। ओके, दैट्स वाई हम लोग डेल्टा/डेल्टा टी कर रहे हैं या dr/dt कर रहे हैं? dr/dt कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3t² अब प्लस बोलिए 4t प्लस 3 के। और जैसे ही वेलोसिटी के एक्सप्रेशन पे आप आते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें तो टाइम है ही नहीं। इसका मतलब है डैम से और एक्सेशन का जेड कंपोनेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। यस, तो 3t², अब यहां पे आ गया तो 3t² प्लस 4tj प्लस 3k। ओके, देन एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा, यहां देखिए डेल्टा v बाई डेल्टा टी, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और डेल्टा v का मतलब v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अब v2 किस टाइम का? t इक्वल टू 3 सेकंड का, तो इसमें t इक्वल टू 3 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस 12j और प्लस 3k, और फिर 1 पुट कीजिए इसमें, ये हो गया मेरा v2 माइनस v1 कितना? 3i प्लस 4j प्लस 3k, और डिवाइडेड बाई कितना? 3 माइनस 1, नहीं तो बोलिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 24i प्लस 8j, और 3k तो आपस में कैंसिल, और डिवाइडेड बाई 2 हाउ मच? 12 4j क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब समझ में आ गया कि आपको समटाइम्स ऐसा भी तो कर सकता है कि पोजीशन वेक्टर देख के आपको एवरेज एक्सेशन पूछे। तो पोजीशन वेक्टर देकर अगर एवरेज एक्सेशन पूछेंगे, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करके हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तब देखिए
होता क्या है कि सबसे पहले जो निकालना है, ये कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट लिखते हैं, जो निकालना है पहले उसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने से मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा, क्योंकि जैसे ही डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आप लिखेंगे तो आपको नजर आएगा V2 माइनस V1 डिवाइड T2 माइनस T1, और जैसे V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 तो आपके दिमाग में रहेगा मुझे तो वेलोसिटी चाहिए, तब क्लिक करेगा। अच्छा यहाँ तो वेलोसिटी दिया हुआ है नहीं, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो फार्मूला ऑलवेज लिखना है, चाहे यूज हो या ना हो। हर प्रॉब्लम में इतना बार फार्मूला लिख देना है कि फार्मूला बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि फार्मूला को आप डिराइव करोगे। एग्जाम में तो सब कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रखना पड़ेगा। ओके, हो गया स्टूडेंट? ठीक है, एक और प्रॉब्लम लिया जाए। चलिए, फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू π/2 सेकेंड। सब लोग सॉल्व कीजिएगा। क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या लिख लीजिएगा? 2 cos t i अब माइनस 2 sin t j। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। हम लोग एवरेज दिए थे पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर से हम लोग क्या निकाल लिए? इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए dr/dt, और dr/dt करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और तब लिखेंगे v2 माइनस v1 और डिवाइड बाई t2 माइनस t1। v2 किस टाइम का? t इक्वल टू π/2। इसमें t इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए तो a वैल्यू 0 हो जाएगा और a वैल्यू 1, तो ये 2j हो गया। अब माइनस इसमें t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a तो 0 हो जाएगा, a 2i और डिवाइड बाई π/2 माइनस 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? -4/π j और -4/π i। इसको थोड़ा सिस्टमैटिक कर लीजिए। ये हो गया -4/π i और -4/π j। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब इसका मतलब है कि अब मैं डैम श्योर हूं कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा और एवरेज एक्सेलरेशन पूछेंगे तो आपसे निकल जाएगा। क्लियर? और अगर डायरेक्टली वेलोसिटी वेक्टर ही दे दिए तो और भी एक स्टेप कम ही हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर का एक्सप्रेशन अगर दिया रहेगा तो ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा या वो और भी आसान काम हो गया? और भी आसान हो गया। ठीक है, अब लिखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां देखिए स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखते थे, dr/dt। वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए नहीं लगता कि सर एवरेज एक्सेलरेशन जो निकाले हैं उसमें अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो जैसे ही लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब कहने का सेंस ये हो गया कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये बोलना मैं चाह रहा हूं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, हाँ या ना। और अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब डेल्टा टी रहेगा या इट बिकम्स dt। और dt टाइम में वेलोसिटी का चेंज बहुत बड़ा रहेगा या बहुत छोटा चेंज रहेगा, तो नाउ इट बिकम्स dv। इसका मतलब है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, dv बाई dt। यस, इस मैं बार बार इंस्टेंटेनियस नहीं बोलते रहूंगा, सिर्फ अगर एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, एवरेज बोलना रहेगा, एवरेज के लिए क्वेश्चन रहेगा, मैं एवरेज मेंशन करूंगा, बट सिर्फ अगर एक्सेलरेशन बोल रहा हूं और एवरेज नहीं बोल रहा हूं मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल रहा हूं। ओके, वेलोसिटी बोल रहे हैं और उसमें एवरेज नहीं लगा है मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बोल रहा हूं। अभी जस्ट बिगिनिंग है इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू किसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलिए स्टूडेंट, और यहां देखिए तो यहां तक आ गए। चलिए, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। और इसको ऐसे लिख सकते हैं dr/dt। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका कि पहले यहां से चलते हैं, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किए, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किए, इस ब्रैकेट के अंदर किसको डिफरेंशिएट किए, पोजीशन वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में, और जब जो मिला उसको फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। इसका मतलब नहीं लगता कि सर कहने का सेंस ये हो गया कि पोजीशन वेक्टर को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव। इसका मतलब इट इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस ना, d2r/dt²। पहला तो ये तो समझ ही गए थे, यहां से हम लोग यहां भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब आपसे आज के बाद कोई पूछेगा कि पोजीशन वेक्टर को का डबल डेरिवेटिव या पोजीशन वेक्टर को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, देन वी गेट व्हाट, पोजीशन वेक्टर को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं देन वी गेट, बोलिए आगे, हाँ एक्सेलरेशन बोलिए तो मैं समझ गया, हाँ वेरी गुड, एक्सेलरेशन। ओके, चलिए अब यहां देखिए, फिर से यहां पे क्या भी को स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, अरे ये तो पता है ना कि यहाँ जो भी है, यहाँ देखिए सब लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, यहाँ जो भी है एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सा वेलोसिटी लेते हैं, चाहे एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए सर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस, नॉट लाइक दैट। एक्सेलरेशन कुछ भी निकालना हो, चाहे एवरेज या इंस्टेंटेनियस, दोनों में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन चाहिए। करेक्ट। चलिए अब इसको, इस वेलोसिटी वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ ना बोलिएगा, ये आज ज्यादा क्लास हो गया है।
नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा लोड मत लीजिए, बहुत आराम से अभी क्लास लेंगे। तो इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए। आई डी वी वाई वाई डी टी जे डी वी जेड वाई डी टी के। चलिए स्टूडेंट, यहाँ से एक्सेशन का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? डी टी, वेरी गुड। एक्सेशन का वाई कंपोनेंट क्या होगा? डी टी। और एक्सेशन का जेड कंपोनेंट क्या होगा? एक मिनट रुकिए अब। और यहाँ देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते थे। पिछले क्लास के नोट्स में देखिएगा तो वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी में लिखा हूं। अब वी वाई के लिए डी वाई बाई डी टी लिखा था। अब वी जेड के लिए डी जेड बाई डी टी लिखा था। ठीक है स्टूडेंट, अब बोलिए, इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब x को अगर वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं वी गेट वी एक्स, बट x को अगर x का डबल डेरिवेटिव गिव्स व्हाट? ए एक्स। x का डबल डेरिवेटिव गिव्स व्हाट? अभी मत बोलिए सर x का ट्रिपल डेरिवेटिव, या मन में थोड़ा इच्छा है कि सर नहीं, फिर भी सुन, नहीं फिर चलिए फिर भी सुन लीजिए। कभी कभी नहीं, हम आपको सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। कभी कभी लेमन लैंग्वेज में बोलते रहते हैं, अगर रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ रहता है तो कि सर बहुत जर्किंग है। तो जर्किंग इसका मतलब है कि यस, इसका मतलब है कि फोर्स टाइम के साथ वेरी करना शुरू करता है, करेक्ट। अब फोर्स जब टाइम के साथ वेरी करता है, इसका मतलब एक्सेशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट एक्सेशन हुआ या वेरिएबल एक्सेशन? इसका मतलब यस, इसका मतलब चेंज इन एक्सेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड जर्क, ओके। बट ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। बहुत अच्छा लग रहा आईआईटी कर गए और मैकेनिकल ले लिए, तो फोर्थ सिक्स सेमेस्टर में जाके वाइब्रेशन पढ़ना है एक चैप्टर। देखते हैं बड़ा बड़ा मशीन जब चलता है तो उसमें वाइब्रेशन होता रहता है मशीन में, और वाइब्रेशन के कारण हिलते डुलते के कारण मशीन खराब होता है। तो पूरे इंडिया में शायद 10 या 15 ही एक्सपीरियंस लोग हैं जो इस पर काम करते हैं, और उनका कॉस्ट होता है 1 आवर का 1 लाख आने जाने का, मतलब वहाँ पे जाके देखने का। इसलिए अगर उस पर अगर आप कमांड कर सके तो अब इसमें कुछ लोग को थोड़ा मजाक लगा होगा, लेकिन होता है कैपेसिटर का काम कुछ और होता है, उसी का नाम कंडेंसर है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं पढ़ाऊंगा कैपेसिटर आपको, क्लास 12 में जाइएगा तो। इसका मतलब x को का डबल डेरिवेटिव गिव्स ए एक्स, y का डबल डेरिवेटिव गिव्स ए वाई, z का डबल डेरिवेटिव गिव्स ए जेड। अब देखिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब ऐसे लिखे ही थे तो फिर ऐसे लिखने का क्या रिक्वायरमेंट था? मेरा आंसर है कि ऐसे लिखने का रिक्वायरमेंट ये था कि मान लेते हैं कि शुरू में ही, ध्यान सुनिएगा, अगर x ही कांस्टेंट है, क्या है? x अगर कांस्टेंट रहेगा, ऐसे देखिए, अगर x कांस्टेंट रहेगा तो x कांस्टेंट रहेगा तब तो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू ही तो जीरो हो गया ऑलवेज, वी एक्स जीरो। अरे x कांस्टेंट तो वी एक्स जीरो, और जीरो भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू, उसमें टाइम रहेगा ही नहीं, तो आपका x भी तो जीरो हो जाएगा। और लास्टली
यहाँ देखिए इस फॉर्मेट में एक सब लोग यहाँ देखेंगे x इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर सो मेनी टाइम्स किसी चैप्टर में मैं लिखूंगा, और खास करके सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM में दिस इक्वल टू दिस, इसलिए हम लोग को हर फॉर्मेट में जानना है x इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी होता है, बट x इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर वी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ax इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी, ए वाई इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी और ए जेड इक्वल टू डी वी जेड बाई डी टी, ये हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वी एक्स वी वाई और वी जेड में, वी एक्स वी वाई और वी जेड में अरे बेटा अभी पढ़ा रहा हूं। ओके तो वी एक्स वी वाई एंड वी जेड में कोई भी अगर टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो जो बात मैंने एवरेज एक्सेशन के लिए बोला वही बात यहां पे भी फिट बैठ जाएगा, दोबारा ये बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ एनी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर से बोल देते हैं, सुन लीजिए, ठीक है। इफ एनी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, एनी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट विथ टाइम, then corresponding to that component of acceleration vector must be equal to 0। एक आध बार आप लोग भी तो बोल के देखिए, बहुत छोटा सेंटेंस है। बोलिए, if any component of velocity vector is constant with time then corresponding to that component of acceleration vector must be equal to 0, करेक्ट। तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर कोई भी कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा तो आप ही सिखाए हैं कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो, मान लेते हैं वी बाई टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो वी बाई अगर कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा? 0, मतलब ए वाई 0, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, find the acceleration at t equal to 1 second, find the acceleration at t equal to 1 second। तो अब यहाँ देखिए, एक मिनट रुकिएगा, आप ये ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं लिया हूँ। ये बताइए कि मानते हैं इफ एक्सप्रेस, ध्यान सुनिएगा, इफ एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर गिवन, ठीक है स्टूडेंट। अगर पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और एक्सेलरेशन वेक्टर पे आना है, कहाँ पे आना है? तो आर दिया हुआ है और आर से ए पे आना है, तो बोलिए मैथमेटिक्स का कौन सा टूल का आप यूज करना चाहेंगे? इंटीग्रेशन का या डिफरेंशिएशन का? यानी कि आर से भी पे आने के लिए आप डी आर बाई डी टी कीजिएगा, है ना। अब भी से ए पे आने के लिए यस, इसका मतलब है कि अगर इफ एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर गिवन, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए बी यूज द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, बी यूज दैट मैथमेटिकल टूल विच इज कॉल्ड व्हाट? डिफरेंशिएशन। तो आर से ए तक आ सकते हैं,
बट करना क्या है, आर से पहले भी पे आएंगे और भी से फिर, ये मैं तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। आर दिया हुआ है, भी और ए निकालना है, तो मैथमेटिकल टूल जो यूज करते हैं उसका नाम क्या है, डिफ्रेंसिएशन। आर को वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, भी मिल जाएगा, अब भी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए मिल जाएगा। ओके, तो इसको लिख लीजिए, तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, लेकिन ए समझ में आ गया? चलिए, तो यहां पे अगर एक लाइन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इफ आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए, देन फर्स्ट वी डिफरेंशिएट आर, वी गेट वी, एंड देन अगेन डिफरेंशिएट वी, वी गेट ए। चलिए, यानी कि पहले हम लोग डी आर बाई डी टी करेंगे। डी आर बाई डी टी करेंगे तो हम लोग को भी मिल जाएगा, डी आर बाई डी टी के तो कितना मिल गया, 3t² i अब प्लस, बोलिए 2tj अब प्लस 4k। बट नहीं था कि यहां तक आते ही पता चल गया कि एजेड 0 होने वाला है, और डी वी बाई डी टी किए ए निकालने के लिए, करेक्ट। तब क्या हो गया, 6ti अब प्लस 2j, और ए तो 0 हो गया। लेकिन एक्सप्रेशन किस टाइम का पूछे थे, तो देखिए अब ए जो वैल्यू मिला आपको स्टूडेंट, वो कौन सा वैल्यू मिला सर, ए वैल्यू तो मुझे ऐसा मिला कि किसी भी टाइम पे, पॉइंट नोटेड, किसी भी टाइम पे हम लोग निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन, नहीं t = 0 सेकेंड, t = 1 सेकेंड, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और जैसे ही बोलते हैं एक्सप्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन, इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे t = 1 सेकेंड का अगर बात करेंगे, t = 1 सेकेंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6i + 2j। यहाँ तक आइए, तो याद रहेगा ना, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, a = dv/dt, a = dv/dt, और यहाँ पे मैं कोई कंपोनेंट नहीं बोला हूँ, कंप्लीट वेलोसिटी लिख रहा हूँ, नहीं अभी इसका कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक नहीं किया, कंप्लीट वेलोसिटी। मान लेते हैं v कांस्टेंट है, ध्यान से सब लोग सुनिएगा स्टूडेंट, v कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट रहेगा तब इस केस को, और v क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैं बोलता हूं कि एक कांस्टेंट है, तो याद रखिए कि मैं उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में सोच रहा हूं, करेक्ट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, यूनिफॉर्म एक्सेशन नहीं बोले हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोले हैं, मतलब v कांस्टेंट। तो अगर v कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट, तो बोलिए तो a कितना होगा, 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 0 ही मिलेगा। इसका मतलब आज के बाद कंप्लीट यूनिफॉर्म मोशन, कंप्लीट यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब उसका हर कंपोनेंट कांस्टेंट, ठीक है। चलिए यहां तक लिख लीजिएगा। मैं यही बोल रहा हूं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी बोल रहे हैं, कोई वेलोसिटी का मैं बात कर रहा हूं, वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट का बात अभी नहीं कर रहा हूं। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब उसका हर कंपोनेंट कांस्टेंट, और उसका हर कंपोनेंट कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया, और ये जब क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 0 रहेगा।
इसका मतलब अगर आज के बाद कोई बोलता है एक्सेलेरेशन 0 और तब पूछेगा मोशन, तो बोलना है यूनिफॉर्म मोशन। करेक्ट? ओके, यहां तक हो गया। अब चलिए, मैं बिल्कुल इस बात के लिए आप कॉन्फिडेंट हूं कि अगर आर देंगे तो आप लोग ए तक पहुंच जाइएगा। कहां तक? ए तक। अब उल्टा भी तो हो सकता है कि यहां देखिए, पूरे काइनेमेटिक्स में ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, पूरे काइनेमेटिक्स में चाहे जो भी मोशन रहेगा, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो या रिलेटिव मोशन हो या कोई भी मोशन हो, मैं प्रूफ कर दूंगा कि पूरा काइनेमेटिक्स में 2 ही टाइप का चीज़ होता है हर जगह पे, चाहे कितना बड़ा या छोटा प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है? अगर आर दिया हुआ है, आर गिवन है, तो हम लोग को आर से भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या भी से, या इसी से रिलेटेड बात रहेगा। और दूसरा क्या हो सकता है? उल्टा हो सकता है। क्या दिया रह सकता है? ए गिवन। ठीक है? और ए दिया रहेगा तो उल्टा चलेंगे। अब ए दिया रहेगा तब क्या पूछा जा सकता है? भी। और भी से भी क्या पूछा जा सकता है? आर। उल्टा हो गया ना। आर दिए, भी पूछे, भी से ए पूछे। अब यहां पे क्या क्या बोल रहे हैं? ए दिए हैं, भी निकालना रहेगा, भी से फिर आर निकालना रहेगा। ओके स्टूडेंट? ये इसका मतलब है कि पूरे काइनेटिक्स में हम लोग को जो भी पढ़ने वाले हैं, ये 2 कैटेगरी में ही प्रॉब्लम मिलने वाला है। पहला कैटेगरी रहेगा आर देके भी और ए पूछेंगे। दूसरा कैटेगरी रह सकता है ए रहेगा, भी और आर निकालने के लिए रहेगा, चाहे जिस फॉर्मेट में हो। तो इस कैटेगरी में तो हम लोग का आइडिया निकल आ गया कि सर इस कैटेगरी के लिए तो हम लोग को कॉन्फिडेंट है कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से हम लोग काम कर लेंगे। करेक्ट? ये हो गया पार्ट ए और ये हो गया पार्ट बी। हम लोग थोड़ा पार्ट बी के लिए बात करते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि काइनेमेटिक्स को ध्यान सुनिएगा। काइनेमेटिक्स का जितना भी चैप्टर है ना, काइनेमेटिक्स में जितना भी इफ एंड बट का जितना भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा टाइप इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ। ग्राफ पढ़ाने वाला हूँ, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, स्विमर्स प्रॉब्लम, भाट एवर, बहुत सारा चीज़। हर टाइप में आप एक ही चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा लास्टली कि ये क्या, जैसे होता है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट में ऑब्जर्व करते हैं आज मैंने पढ़ा क्या। वैसे ही काइनेमेटिक्स जो मेरा ऑब्जर्वेशन का जो चैप्टर है, उसको जनरली 2 ही कैटेगरी हम लोग मोटा मोटी लगता है। एक कैटेगरी है जिसमें पोजीशन वेक्टर देकर भी और ए पूछते हैं। अब भी में एवरेज पूछे या इंस्टेंटेनियस पूछे, ए में एवरेज पूछे या इंस्टेंट, वॉट एवर। तो आर देकर भी और ए पूछेंगे तो यहां से यहां तक आने को नहीं लगता कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, मैथमेटिकल टूल का। तो अब सेकेंड का टाइप ये भी तो हो सकता है कि ए देकर भी और आर पूछे, ए देकर भी और आर। तो फर्स्ट टाइप के लिए तो हम लोग जान गए कि हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। अब सेकेंड टाइप का थोड़ा आइडिया लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। करेक्ट? यस, बिल्कुल सही समझे। लेकिन रिवर्स, लेकिन सेकेंड थोड़ा ट्विस्टेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ट्विस्टेड क्यों हो गया? तो सेकेंड में यहां देखिए, ए गिवन है। गिवन का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि कांस्टेंट है। ठीक है? मतलब मुझे नहीं पता है कि ए कांस्टेंट है या एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। हेलो, हाँ पार्थिव। हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद आपको कॉल करता हूँ। क्लास ले रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, ए गिवन है तो यहाँ पे अब 2 केस हो सकता है, मुझे नहीं पता है। ठीक है? एक टाइम के साथ कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट? चलिए, तो अब यहाँ देखिए मैं क्या लिखता हूँ। क्या ए को आप dv/dt लिख सकते हैं?
हाँ या ना? सब लोग यहां देखिएगा, ए को हम लोग डीवी बाई डी लिख सकते हैं, और डीवी को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, ए डी टी। और हम लोग को निकालना था v, तो आपको बताए थे ना कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dm का इंटीग्रेशन m होता है, याद है? वैसे ही अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो इसका dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, करेक्ट? और इसका इंटीग्रेशन v। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अब यहाँ पे आप ए को ऐसा नहीं कि बाहर ले आएंगे, क्योंकि आपको नहीं ना पता है कि ए कांस्टेंट है, वेरिएबल है। अगर ए कांस्टेंट रहेगा तो ए को आउटसाइड द इंटीग्रेशन ला सकते हैं, करेक्ट? लेकिन अगर ए अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वेरिएबल रहेगा, तो क्या इसको बाहर ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो अब यहाँ पे ए डी टी, ए इंटीग्रेट कर लिए, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया, ठीक है स्टूडेंट? बट इसमें मैंने कोई लिमिट दिया, जब लिमिट नहीं दिए तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में हम लोग लास्ट में एक चीज पुट करते हैं, जिसका नाम क्या था, तो यस, तो देखिए मान लीजिए कि जो ब्रैकेट है इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया, ओके स्टूडेंट? लास्ट में एक मुझे जोड़ना भी तो पड़ेगा। ये मैंने इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे दिमाग में आ रहा है कि कुछ वैल्यू रहा होगा, उसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया, करेक्ट? लास्ट में एक चीज इसमें ऐड करते हैं, यही इसमें ट्विस्टेड है। वो क्या रहता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यस, ये सबके साथ ऐसा हुआ था क्या? तो देखिए अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मुझे लगा अच्छा कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं, साथ में रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए ये देखिए, तो यहां देखिए, ये लिखना सही है? ऐसा कुछ लिखते हैं तो सही है या गलत है? आपको पता है, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। ये मैंने वेक्टर प्लस स्केलर कर दिया, वेक्टर प्लस स्केलर। वेक्टर इसके ऊपर एरो है, अरे क्या है, स्केलर है, तो ऐसा ही है, वेक्टर प्लस स्केलर। तो मैंने सब, हाँ मैंने ये सिखाया है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने ये नहीं बोला था कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ जोड़ेंगे, करेक्ट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ऐसा बात वहां पे क्यों बोले, तो मैंने ये बोला, यहां देखिए कि यहां पे जो आप यहां पे जो किए हैं वो वेक्टर है, एरो है, तो यहां पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे वो सी लेंगे, या ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा? समझ गए? अब नेक्स्ट, अब एक मिनट रुकिएगा आप लोग। अब देखिए स्टूडेंट, पहले यहां से यहां तक आइए, इसको मैं तोड़ के फिर बाद में सिखाऊंगा। मतलब एक्सेशन वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर पे आने के लिए हम लोग किसका यूज किए, पहले ए को डीवी बाई डी टी लिखे, क्या लिखे, ए को डीवी बाई डी टी, और फिर डीवी इक्वल टू ए डी टी लिखे, और दोनों तरफ इंटीग्रेट किए, और डीवी का इंटीग्रेशन भी, और इसमें इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था, तो इसके साथ मैंने क्या ऐड किया, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टोरियल क्वांटिटी भी हो सकता है और स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। मेरा इस तरफ वेक्टर क्वांटिटी था, इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी लिया। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अब ये तो सी आ गया, तो पॉइंट टू बी नोटेड, इस सी का वैल्यू निकालने के लिए, इस सी का वैल्यू, सब लोग ध्यान सुनिएगा, आइडिया दे रहा हूं, इस सी का वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन सेट करूंगा तो डैम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा एक साथ में इंफॉर्मेशन देंगे जिस इंफॉर्मेशन के हेल्प से आप ये निकाल पाएंगे, ओके? मैंने कुछ ना कुछ एक ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, बस एक आइडिया ले लीजिए, उसके हेल्प से आप सी का वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, या अगर मैं प्रोवाइड नहीं करता हूं, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है, करेक्ट?
तो चलिए, तो यहाँ से तो आप ए से भी पे आ गए, और ए से भी पे आने के लिए आपने मैथमेटिक्स का कौन सा टेक्निक का यूज किया? इंटीग्रेशन का। अब भी से, अब भी आपको पता हो गया, भी पता हो गया ना, ए आपने इंटीग्रेट कर लिया होगा अगर जो वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग, करेक्ट। भी पता हो गया तो क्या भी को आप ऐसा लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, हाँ या ना? भी को क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, करेक्ट। और डी आर को क्या लिखिएगा, भी डी टी। अब फिर से इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ओके स्टूडेंट। और डी आर का इंटीग्रेशन आर, और एक कुछ वैल्यू भी का रहा होगा यहाँ पे इस तरफ, वो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। और इसका इंटीग्रेट करने के बाद फिर से तो एक हम लोग यूज करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालने के लिए अगेन कुछ ना कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जिसके हेल्प से आप इस C1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। और C1 का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे तो R मिल जाएगा। यस, अभी घबराइए नहीं, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे, एक दो नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन, कम से 20 प्रॉब्लम लूंगा। अभी हो फर्स्ट टाइम लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ए दिया हुआ है, आर पे आना है, तो ए को लिख दिए डी वी बाई डी टी, और डी वी इक्वल टू लिख दिए ए डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल गया। इसको निकालने के लिए मैं कुछ ना कुछ आइडिया दूंगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। भी मिल गया तो भी को फिर क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी, तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर का इंटीग्रेशन आर, और भी डी टी जो भी भी का वैल्यू रहेगा वहाँ पुट कर देंगे। अब बिकॉज मैंने कोई लिमिट लोअर और अपर लिमिट नहीं दिया इंटीग्रेशन में, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ पे देंगे, ओके। और उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए भी क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। जस्ट यहाँ पे आई एम प्रोवाइडिंग द आइडिया अबाउट काइनेमेटिक्स कि काइनेमेटिक्स का दो टाइप का प्रॉब्लम होता है, एक में आर दिया रहता है, भी और ए निकालना रहता है, दूसरे में ए दिया रहता है और भी और आर पे आना रहता है। तो ए देकर भी और आर पे निकालने आने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। और आर दिया रहेगा और भी और ए पे आना रहेगा, तब किस मेथड का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं सर आर दिया रहेगा और भी और आर निकाल दे तो बहुत आसान काम हो जाएगा, डिफरेंशिएशन नहीं, देयर इज नो इशू, बट इसमें थोड़ा इशू है, करेक्ट। चलिए आइडिया लिख लीजिए कैसे कैसे करना है। आप लोग में से कोई बोल सकते हैं क्या आइडिया है? सर यहाँ पे दो बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, एक बार भी के एक्सप्रेशन में, एक बार आर के एक्सप्रेशन में, और दोनों के लिए मैं क्वेश्चन में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, ओके स्टूडेंट। ओके डबल इंटीग्रेशन नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, उसका कुछ और मीनिंग हो जाएगा। अगर वो रहता तो मैं यहाँ पे बोलता, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन, बट ये सब चीज़ आपका सिलेबस के बाहर का है, इसलिए छोड़ दीजिए। ठीक है। अब आप लोग के मन में एक क्यूरियोसिटी होगा, सर एक आध प्रॉब्लम ऐसा ले लिया जाता कि पूरा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा पता चल जाए, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लिखिए, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट from origin, a particle starting from rest from origin, okay student। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया, पार्टिकल और रेस्ट में भी था, रेस्ट में भी था और ओरिजिन से
पे था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, पहले इन्फॉर्मेशन तो देख लेते हैं। टी, इसका मतलब में ये है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट एक इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था, और z कोऑर्डिनेट 0। अब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी भी क्या था, 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब ux कितना, 0, uy कितना, 0, और uz भी कितना है, 0। अब यहां देखिए, और x इक्वल टू दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक्सलेशन इक्वल टू दिया हुआ है 2i। लिखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड द पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे बेस्ट रहेगा कि 2t कर देना अभी के लिए, 2ti। चलिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब चलो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम लोग को दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एक्सेलरेशन। क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, करेक्ट। a इक्वल टू 2t। इसका मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा। फर्स्ट, आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखिए अभी। फर्स्ट मेथड, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होता है, थोड़ा देखिए तो। a इक्वल टू 2ti, करेक्ट। क्या a इक्वल टू dv/dt लिख सकते हैं, a तो dv इक्वल टू क्या लिखिएगा स्टूडेंट, सर a dt। यहां तक आ गए, यहां तक आइए फर्स्ट। अब जब यहां पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो यहां पे लिखेंगे v, और a का वैल्यू कितना था, 2ti dt। और किसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या क्या है, यस in2, वेरी गुड, in2। तो t dt, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए तो। इंटीग्रेट करने के बाद t का इंटीग्रेशन कितना, t²/2, t²/2i। अब प्लस आपको बताए थे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखिएगा, याद है। और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, यस। तो ये तो इंडिफिनिट ही था ना। तो v इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, t²i अब प्लस c। अब बोलिए, आपको बताए थे कि देखिए डैम श्योर इस टाइप का क्वेश्चन देंगे तो c निकालने के लिए डैम श्योर मैं क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दूंगा, जिस कंडीशन के हेल्प से आप c का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बताइए, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पार्टिकल का क्या था, एक अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मोशन या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो क्या यहां, अगर यहां पे t इक्वल 0 पुट करेंगे तो v का वैल्यू क्या, यहां पे क्या पुट कीजिएगा, 0, हाँ या ना। तो वो कंडीशन एक्चुअली मैंने इसलिए दिया था क्योंकि आप इस c का वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि जब तक c का वैल्यू नहीं पता रहेगा तब तक v से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आप, करेक्ट। तो t इक्वल टू 0 पे v का वैल्यू 0 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0 और प्लस c, इंप्लाई c का वैल्यू भी तो यहाँ पे 0 हो गया, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज c का वैल्यू 0 आएगा।
इस क्वेश्चन में आ गया, करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट? अब इस c का वैल्यू को आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। तो c का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा? v इक्वल टू मिल जाएगा टी स्क्वायर आई, नहीं? अभी फाइनल आपको मिल गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइनली मिल गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट, अब v से हम लोग को कहां पे आना था? r पे। तो v को क्या लिखेंगे? dr बाई डी टी। टी स्क्वायर आई। और dr को क्या लिखिएगा स्टूडेंट? dr को यहां पे dr इक्वल टू लिखेंगे, बोलिए, टी स्क्वायर डी टी आई। और दोनों तरफ जब यहां तक आइए, व्हेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dr का इंटीग्रेशन अगर लेंगे तो dr के लिए क्या लिखिएगा? टी स्क्वायर डी टी आई। अब यहां पे आई को बाहर ले लेंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलिए तो? 3i। अब प्लस एक और भी तो चीज पुट करेंगे जिसका नाम है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो थ्योरी अभी पढ़ा रहे थे कि ए दिया रहेगा तो भी पे आएंगे, भी से आर पे आएंगे, करेक्ट? अब ये बताइए, यहां तक समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू थ्योरी जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये इनडिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में इसको इंटीग्रेट करने के बाद एक पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में आप वेक्टर क्यों दे रहे हैं? तो मेरा आंसर रहेगा कि जब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं या वेक्टोरियल क्वांटिटी का? आई के साथ कर रहे हैं ना। तब यहाँ पे ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके साथ जो कांस्टेंट आएगा वो भी, उसको भी तो वेक्टर ही बनाना पड़ेगा। समझ गए? दैट्स वाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ पे बस अब आंसर से एक लाइन दूर है कि अगर मुझे C1 का वैल्यू पता चल जाए तो पोजीशन वेक्टर एक्यूरेट पता चल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसके लिए भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या था? 0i प्लस 0j प्लस, यस, 0 के मतलब 0 ना। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम वेयर? ओरिजिन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो यहाँ स्टेटमेंट में देखिए ऐसे ही स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको वहां से पिक आउट करना है कंडीशन को। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये मैंने माइंड में रखा था वेलोसिटी वेक्टर के टाइम पे यूज करने के लिए। और फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर मतलब ओरिजिन, ये मुझे यहां पे काम में आ गया C1 निकालने के लिए, करेक्ट? तो यहां पे इस वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं तो t इक्वल टू 0 पे, तो ये भी यहां पे t इक्वल 0 पुट कीजिएगा तो C1 भी क्या मिल गया? 0। इसका मतलब C1 इक्वल टू व्हाट? 0। अब यहां पे C1 को पुट कर दीजिए तो फाइनली पोजीशन वेक्टर आपका क्या मिल गया? TQ बाई 3i। ओके स्टूडेंट, चलिए हो गया। R इक्वल टू बोल, R इक्वल टू कहां पे पूछ रहे हैं? लास्ट में। तो लास्ट में यहां पे C1 का वैल्यू 0 हो गया तो C1 0 रहेगा, तो ये क्या में लिखा था? यस, तो वही रहेगा, TQ बाई 3 रहेगा, ठीक है? अब चलिए सब लोग ध्यान से इस सॉल्यूशन को देखिए, आइडिया लीजिए। अभी जस्ट एक क्वेश्चन देने वाले हैं।
बोलिए। TQ/3 आई लिखा, आई। हाँ हाँ, वही मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएट 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो देखिए तो क्या मिलता है, जहाँ से चले थे वहीं आना चाहिए। देखिए तो आया है। अभी कर लेते हैं ना, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, T² और T² का डिफ्रेंशिएट तो 2T। उल्टा जाना तो सबसे आसान है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं, करेक्ट। ये वाला काम थोड़ा सा ये है, लेंदी है, नहीं लेंदी नहीं, हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लिखिए, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 1, कहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, 1 1 1। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाज ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये दोनों कंडीशन किस टाइम का दिया हुआ है, टी इक्वल टू इनिशियली पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, यहाँ, और इनिशियल वेलोसिटी ए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस और ये इनिशियल वेलोसिटी है। इसका मतलब है कि इनिशियल कब मानते हैं, T = 0 पे, जहाँ से हम लोग काम शुरू करेंगे, करेक्ट। लेकिन इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आएगा कि ओके हर टाइम पे T = 0 का, ऐसा नहीं रहेगा। ये मेरी मर्जी है कि मैं कंडीशन कहाँ से शुरू करके प्रॉब्लम को सेट करूँ। ये चांस की बात है कि मैं बोल दिया कि स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियली, ऐसा भी बोल सकता हूँ कि पार्टिकल वाज एट T = 1 सेकेंड, ये भी बोल सकते हैं एट T = 1 सेकेंड। कंडीशन ही तो देना है मुझे, ताकि 2 बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना रहे। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि एट T = 1 सेकेंड पार्टिकल यहाँ था और उस मोमेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी ये था। मेरी मर्जी है क्वेश्चन सेट करने के लिए, करेक्ट। लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन सेट किया कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए पार्टिकल एट T = 0 कहाँ पे था, 1 1 1 पे, और पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी था ए, ओके। और एक्सेलरेशन है 2i + 3j + tk। देखिए, फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सब लोग इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, हाँ टी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।